हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आप लोग के लिए पहले की तरह 24 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। इम्पोर्टेंट प्रश्न आज के वीडियो में फिर से शेयर किए गए हैं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग को करंट अफेयर का PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप लोग एक मैसेज कीजिएगा, जिस दिन का भी करंट अफेयर का PDF फाइल चाहिए आप लोग को वहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके और PDF फाइल वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, आप लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, BECA संधि भारत और डॉट के बीच चौथी और अंतिम सैन्य संधि के रूप में जानी जाती है। तो प्रश्न आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और उसका ऑप्शन भी अच्छे से पढ़िएगा और आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट होगा अमेरिका, इसका राइट आंसर होगा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या तो आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि व्याख्या समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप व्याख्या अच्छे से समझते हैं तो एग्जाम में किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग को कोई भी समस्या नहीं होगी और आप लोग आसानी से प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं। BECA बुनियादी विनिमय और भू-स्थानिक सहयोग के लिए सहयोग समझौता 2+2 वार्ता के दौरान हस्ताक्षरित होने वाली चौथी और अंतिम मूलभूत सैन्य संधि है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इस समझौते के तहत भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के भू-स्थानिक मैप का उपयोग करने की अनुमति मिलेगी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके तहत भारत को अमेरिका से सशस्त्र मानव रहित ड्रोन मिलेंगे, जैसे प्रीडेटर बी दुश्मन। ये क्या है प्रीडेटर बी, तो इसके बारे में समझते हैं हम लोग। तो प्रीडेटर बी जो है वो दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले के लिए स्थानिक डेटा का उपयोग करता है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा व्याख्या को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इफ्को ने किस राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण कार्य शुरू किया है? तो आप लोग अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा। तो इसका 4 ऑप्शन है, बिहार, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा सिक्किम। तो आप लोग याद रखिएगा। तो आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। सिक्किम में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, जिसको इफ्को कहता है, ने सिक्किम इफ्को ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण कार्य शुरू किया है, जो 2021 तक पूरा हो जाएगा। तो आप लोग व्याख्या को अच्छे से पढ़ के खुद से और उसको समझिएगा। व्याख्या समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित कलेश्वरम परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, केरल, तेलंगाना और कर्नाटक। ये 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा तेलंगाना। तो याद रखिएगा इसको भी। आइए इसका व्याख्या समझ लेते हैं। यह एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है जो भारत के तेलंगाना राज्य में जयशंकर भूपालपल्ली जिले में महादेवपुर मंडल में कालेश्वरम गांव में गोदावरी नदी पर स्थित है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यह तेलंगाना के पिछड़े इलाकों में सिंचाई और पीने का पानी पहुंचाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है, परियोजना गोदावरी नदी और प्राणहिता नदी के मिलन बिंदु पर शुरू होती है। इसे शुरू में प्राणहिता चेवेला परियोजना कहा गया था और 2014 में इसका नाम कालेश्वरम परियोजना रखा गया। तो इस व्याख्या को तो आप लोग अच्छे से समझ ही लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के अनुच्छेद 5 के तहत डॉट में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आइए इसका ऑप्शन जान लेते हैं। पहला है फ्रांस, जर्मनी, रूस और जापान। ये 4 ऑप्शन है। तो आइए इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा जर्मनी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं।
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के अनुच्छेद 5 के तहत यह जर्मनी के रामस्टीन में एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेगा। यह केंद्र अंतरिक्ष अवलोकन के लिए एक समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करेगा। तो व्याख्या को आप लोग अच्छे से जरूर समझिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NASA, यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसका होता है फुल फॉर्म NASA का। उसने किस वर्ष में OSIRIS REX अंतरिक्ष यान को क्षुद्र ग्रह वेनु का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया? तो 4 ऑप्शन है इनके भी, 2016, 2017, 2015 और 2020। तो ये 4 ऑप्शन है। आइए इसका सही आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट होगा 2016। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो आइए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या अच्छे से समझिएगा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 2016 में OSIRIS REX अंतरिक्ष यान को क्षुद्रग्रह वेनु के लिए प्रक्षेपित किया और 2018 में वेनु पहुंचा। अगला पॉइंट है, इस मिशन का उद्देश्य क्षुद्रग्रह वेनु का अध्ययन करना और कम से कम 60 ग्राम नमूने इकट्ठा करना था। इसका लक्ष्य था कि 2023 में अपने सैंपल के साथ पृथ्वी पर वापस आना है। तो ये सारे व्याख्या हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ के स्वयं से भी अच्छे से समझिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश के तेज गेंदबाज बेन लिस्टर पहले कोविड-19 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बन गए हैं? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट होगा न्यूजीलैंड। तो याद रखिएगा इसको। आइए इसका व्याख्या जानते हैं। इसका व्याख्या है, न्यूजीलैंड देश के तेज गेंदबाज बेन लिस्टर पहले कोविड-19 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी बन गए हैं और प्लंकेट शील्ड प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप में इन्होंने मार्क चैपमैन की जगह ली है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, इस व्याख्या को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने असम में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। 4 ऑप्शन है इनके भी, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, अमित शाह और स्मृति ईरानी। ये 4 ऑप्शन है। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा नितिन गडकरी। आप लोग याद रखिएगा। आइए इसका व्याख्या जानते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने असम में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया है। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसका विकास भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत किया जाएगा। पार्क लोगों को सड़क, रेल, वायु और जलमार्ग के माध्यम से सीधे संपर्क प्रदान करेगा। तो इस व्याख्या को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में हींग की ... प्रजाति की खेती नहीं की जाती है। तो इम्पोर्टेंट ये भी है। पिछले वीडियो में भी, करंट अफेयर के वीडियो में भी इसी से आप लोग को इस पॉइंट से एक और क्वेश्चन था, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं वो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो 4 ऑप्शन है, फेरुला नार्थेक्स, फेरुला असाफेटिडा, फेरुला जेसेकेना और है फेरुला साउथेक्स। तो ये 4 ऑप्शन है। तो ये इसका आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा फेरुला असाफेटिडा, इसका राइट आंसर होगा। आइए इसका व्याख्या जान लेते हैं। भारत में हींग की फेरुला असाफेटिडा प्रजाति की खेती नहीं की जाती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। लेकिन हींग की अन्य प्रजातियां फेरुला जेसेकेना पश्चिमी हिमालय यानी चंबा, हिमाचल प्रदेश, वहाँ से प्राप्त होती है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फेरुला नार्थेक्स कश्मीर एवं लद्दाख में पाई जाती है, जो कि असाफोटिडा यानी हींग पैदा करने वाली प्रजातियां नहीं है। तो व्याख्या को आप लोग और भी अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा।
अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार किस राज्य ने देश में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया है? तो ये इसका 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। ये 4 ऑप्शन है, तो नीचे इसका उत्तर भी दिया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट होगा उत्तर प्रदेश। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। आइए इसका व्याख्या जानते हैं। पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया है। तो आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला आज का आखिरी प्रश्न है, भारत ने सितंबर 2020 में यानी वर्ष 2020 तक के लिए टन कोयले का आयात किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके भी 4 ऑप्शन है, 122.7 मिलियन, 126.7 मिलियन, 128.7 मिलियन और डी ऑप्शन है 129.7 मिलियन। तो ये 4 ऑप्शन थे ABCD। तो इसका जो है सो राइट आंसर जानते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा 128.7 मिलियन, इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़ के समझिएगा। जितने भी प्रश्न हैं 10 प्रश्न था, तो उसमें से सारे प्रश्न का व्याख्या आप लोग को नीचे दिया हुआ था। व्याख्या को तो आप लोग अच्छे से पढ़ के उसको जरूर समझिएगा, क्योंकि व्याख्या समझना आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए इस प्रश्न का व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत ने सितंबर 2020 यानी वर्ष 2020 तक के लिए 128.7 मिलियन टन कोयले का आयात किया है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। इसमें से इंडोनेशिया ने 50.4 मिलियन टन कोयला आयात किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। इस प्रकार इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में भारत को कोयले का शीर्ष आपूर्ति करता है। अगला पॉइंट है, 2019 में इंडोनेशिया ने 450 यानी 508.8 मिलियन टन कोयले का निर्यात किया, क्योंकि यह एक प्रमुख कोयला उत्पादक है। तो ये सारे व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इसको समझिएगा। अगर आप लोग व्याख्या को खुद से पढ़ के वीडियो को स्टॉप करके बढ़िया से समझते हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद है आप लोग को मेरा ये करंट अफेयर का वीडियो अच्छा लगता होगा, आप लोग के लिए हेल्पफुल होता होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।